ओके गाइस, सो आप लोग टाइटल दे सकते हो अपने नोटबुक्स में टाइम सीरीज। आप टाइटल दे सकते हो टाइम सीरीज। सर क्या होता है ये टाइम सीरीज, क्या चलेगा इसमें, क्या होगा, सब बताऊंगा। आप टाइटल तो दो पहले। टाइटल देना टाइम सीरीज। देखो गाइज, जब मैं टाइम सीरीज की बात करता हूं, क्या हमारे साथ कभी ऐसा हुआ है? आप ये चीज सोचो जरा, आपको बताता हूं। आपने पिछले 3-4 महीने में कितना खर्चा किया है? आपको समझो, जो भी पॉकेट मनी घर से मिली हुई है, आपने पिछले 3-4 महीने में जो भी खर्चा किया होगा, क्या आप उसके बेसिस पे ये प्रेडिक्ट करने की, अंदाजा लगाने की कोशिश करते हो कि आगे आने वाले कुछ महीनों में आपका कितना खर्चा होने वाला है? या एक पर्टिकुलर महीने में से, सपोज जनवरी फरवरी मार्च में आपने खर्चा किया हुआ है, ये 3 महीनों का डेटा लेके आप क्या ये सोच सकते हो कि अगले आने वाले 3 महीनों में आपका खर्चा कितना हो सकता है? जी हाँ, ये हमने सबने किया हुआ है, राइट। तो यही जो चीज है, जब हम बिजनेस लेवल पे, इकोनॉमी लेवल पे लाते हैं, तो इन्हीं चीजों को हम बोलते हैं टाइम सीरीज। टाइम सीरीज यानी क्या? टाइम सीरीज यानी कि सिंपल है, आपको एक पर्टिकुलर पीरियड का, एक पर्टिकुलर टाइम का डेटा दिया गया है। उस डेटा का बिहेवियर हमें स्टडी करना है। उस डेटा का बिहेवियर हमको स्टडी करके आगे जो हो सकता है फ्यूचर में, उसको हमें प्रेडिक्ट करना है कि इस डेटा बेस के बेसिस पे मैं बता रहा हूं कि आगे ऐसी ऐसी चीजें हो सकती है। और इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? इसी चीज को अपन बोलते हैं टाइम सीरीज। गाइज मैं रिपीट कर रहा हूं, लिखवाने के पहले मैं रिपीट कर रहा हूं। टाइम सीरीज क्या है? हम अगर एक एग्जांपल जो मैंने आपको बोला कि पिछले 3 महीनों में हमने कितना खर्चा किया, हमें जो पॉकेट मनी मिली है, और पिछले 3 महीनों में हमने जो भी खर्चा किया है, वो खर्चे को हम एक बेसिस लेते हैं, उसको स्टडी करते हैं कि खर्चा कहाँ कहाँ पे किया हुआ है, और अगले 3 महीने में हमारा खर्चा कहाँ होने वाला है, उसका हम अंदाजा निकालते हैं, एस्टिमेट निकालते हैं। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज। तो बेसिकली व्हाट इज टाइम सीरीज? इट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ डेटा, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हमने लिया हुआ है, जिसको हम स्टडी करेंगे, और उसके बेसिस पे आगे आने वाली चीजों को हम प्रेडिक्ट करेंगे। एंड दिस इज नथिंग बट टाइम सीरीज। ठीक है, साथ में लिख लेते हैं इसको, आ जाओ फटाफट। What is time series? It is nothing but a set of observations taken at a specified time. और ये जो इनका टाइम होता है ना, ये टाइम यूजुअली इक्वल इंटरवल्स पे होता है। यूजुअली इक्वल इंटरवल्स मतलब हर 3 महीने, हर 6 महीने, हर 1 साल, ऐसा कुछ तो भी। और यही चीज जो है, यही चीज को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? y1, y2, y3, मतलब बेसिकली वेरिएबल y यूज करते हैं हम। इस वेरिएबल के थ्रू हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो वेरिएबल y जब मैं बोलूंगा, तो ये एक टाइम सीरीज है जिसमें वेरिएबल 1 2 3 4 5, सो y1 y2 y3 y4 y5 ऐसा अलग अलग टाइप का डेटा होगा, और उसी डेटा को हम स्टडी करेंगे। अब वाई दिस टाइम सीरीज? ये जो सब टाइम सीरीज हम पढ़ रहे हैं, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, वाई? तो जैसे मैंने आपको बताया, पहली रीजन क्या है? टू स्टडी बिहेवियर, टू स्टडी बिहेवियर ऑफ डेटा। एंड नेक्स्ट चीज क्या है? एक बार स्टडी कर लिया कि हमारे खर्चे कहाँ कहाँ हो रहे हैं, तो हम प्रेडिक्ट करेंगे, टू प्रेडिक्ट फ्यूचर ऑन बेसिस ऑफ, टू स्टडी पास्ट बिहेवियर, लिख दो पास्ट बिहेवियर ऑफ डेटा। एंड टू प्रेडिक्ट फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट में कितने खर्चे किए हमने 3 महीनों में, इसके बेसिस पे हम आगे डिसाइड करेंगे कि हम आगे कितने खर्चे करने वाले हैं, या हमारा कितना खर्चा होने वाला है। इसी चीज को हम बोलते हैं टाइम सीरीज। इसी की वजह से हम टाइम सीरीज कंसेप्ट को यूज करते हैं। फटाफट से लिख लो जिनका बाकी है, गो फॉर इट फास्ट।
ओके गाइस, चलो। अब जब मैं बात करता हूं कि हमने पिछले कुछ 3 महीनों का अगर डेटा स्टडी किया, तो पिछले 3 महीने के डेटा में हमने बहुत सारी चीजें ऐसी की होगी जो शायद अगले 3 महीने में ना हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पिछले एक साल भर का स्टडी करता हूँ डेटा का, से 2020 का हम स्टडी करते हैं, राइट। अब जब मैं 2020 के डेटा का स्टडी करता हूँ, मुझे बताओ क्या ये ईयर एक्सेप्शनरी था? एक एक्सेप्शन था ना ये ईयर, मतलब कोविड की वजह से जो लॉकडाउन वगैरह हुआ। सी वैसे समझो, फॉर एग्जांपल अपने को आदत है कि हम रोज पिज्जा बर्गर कुछ ना कुछ जाके खाएंगे, हम कोल्ड ड्रिंक खाएंगे, हम पिक्चर देखने जाएंगे, हम घूमने जाएंगे, जो भी करेंगे, राइट। आपके जिम के खर्चे हो रहे हैं, आप कहीं घूमने जा रहे हो उसके खर्चे हो रहे हैं, जो भी चीज़ है। अब मुझे बताओ 2020 में क्या आपके ये खर्चे उतने हुए क्या जितने 2019 में हुए? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। अब ये भी जरूरी है क्या कि जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आप कहीं बाहर नहीं जा सके, बाहर का खाना नहीं खा सके, मूवी देखने नहीं जा सके, इसका मतलब वो खर्चे नहीं हुए? क्या 2021 में जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब ये खर्चे होंगे? जरूर है, हो सकता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस। काफी बार ऐसा भी होता है कि बारिश का मौसम है तो उस टाइम पे अलग टाइप की ट्रांजैक्शंस हम करते हैं, राइट। हम अम्ब्रेला लेंगे, हम रेनकोट लेंगे, जो शायद हम समर के टाइम पे यूज नहीं करेंगे, राइट। एट द सेम टाइम समर में ऐसी कुछ चीजें होंगी जो विंटर में यूज नहीं होगी, एंड वाइसा वर्सा। मतलब बेसिकली ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे स्टडी को अफेक्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी स्टडी को अफेक्ट करते हैं, बीट एनी विच फैक्टर्स। तो इन सभी फैक्टर्स को 4 अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स या 4 डिफरेंट फोर्सेस और फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट योर स्टडी, योर प्रेडिक्शन, ये बनाए गए हैं, जिसमें से 1-2 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। आओ इनको अपन देखते हैं क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो बेटा ये जस्ट सब्जेक्ट में अपन पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं है। ये चीज वेरी वेल रिलीवेंट है आपको प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियो के साथ भी। एग्जैक्टली सेम जिस तरीके से हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं ना, सेम तरीके से यहां पे चीजें दी गई है। एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सेम चीजें ही होने वाली है। आओ फटाफट लिखते हैं। यू कैन राइट डाउन द टाइटल एज कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स या फिर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो फोर्सेस दैट अफेक्ट वैल्यूज ऑफ सीरीज। एक सीरीज के अंदर जो वैल्यूज होती है, इन वैल्यूज को अफेक्ट करते हैं ये वाली चीजें, राइट। तो ऐसे देयर आर डिफरेंट टाइप्स। यू कैन से देयर आर 4 टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स। एक है सेक्युलर और सिंपल ट्रेंड। टाइटल लिख देना मेरे साथ, उसके बाद एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना, फिर आप बाद में वापस लिख सकते हो। दूसरा हम बोल सकते हैं सीजनल वेरिएशंस। सीजनल वेरिएशंस। तीसरा हम बोल सकते हैं साइक्लिकल वेरिएशंस। एंड लास्ट वन वी कैन से रैंडम और इररेगुलर वेरिएशंस। जिनको राइटिंग नहीं समझ रही है मेरी, पहला सेक्युलर और सिंपल ट्रेंड है, सीजनल वेरिएशंस है, साइक्लिकल वेरिएशंस है, रैंडम और इररेगुलर वेरिएशंस है। 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स और 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस और 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस यू कैन से। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएशंस? जो भी चीज जो आपके डेटा को, आपके सीरीज को अफेक्ट कर रही है उसको हम वेरिएशंस बोलते हैं। ये वेरिएट कर रही है, समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? ठीक है, चलो एक एक करके चीजों को देखेंगे। पहले ये फटाफट लिख लो। जिनका हो गया है बुक पेन साइड में रख दो, सिर्फ ध्यान देना सामने। ठीक है, चलो सामने ध्यान देना, सिर्फ समझना। मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा भी, आप सिर्फ समझो चीजों को और बाद में लिखने का टाइम आपको देता हूँ। एक एक करके चीजों को देखते हैं। पहला देखते हैं सेक्युलर और सिंपल ट्रेंड। मतलब देखो लॉन्ग टर्म में
जब भी हम लॉन्ग पीरियड पकड़ते हैं, समझो 10 साल का पीरियड, 15 साल का पीरियड, ये पीरियड में जो चीजें कंटिन्यूस आती है, रेगुलर इंटरवल्स पे आती है, एक ट्रेंड दिखता है, एक ट्रेंड दिखता है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं इंटरनेट पैकेजेस, एक जमाना था, आप तब शायद काफी छोटे होंगे, उस टाइम पे वाउचर्स होते थे, रिचार्ज वाउचर्स। सो अगर मेरे पास फोन है, अच्छा ऐसे फोन तो होते ही नहीं थे पहले, एकदम नॉर्मल सिंपल सादे फोन होते थे, अपन जाते थे दुकान में, उसके पास से कूपन लेते थे, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, और हम रिचार्ज करते थे, उसमें टॉक टाइम और एसएमएस मिल जाता था, राइट। उसको स्क्रैच करके रिचार्ज किया जाता था, ये मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस फॉलो की जाती थी। उसके बाद एक जमाना है जहां पे टच स्क्रीन फोन्स आए, जहां पे लोगों ने इंटरनेट यूज करना सीखा, और इंटरनेट के बाद से ये डेटा पैक्स का जमाना आ गया। तो हम सब कुछ ऑनलाइन ही करते हैं आज, रिचार्ज भी ऑनलाइन हो जाता है, उसमें एसएमएस भी मिलते हैं, कॉलिंग टाइम भी मिलता है, और इंटरनेट भी मिल जाता है। एट द सेम टाइम पोस्ट पेड सर्विसेज काफी लोग यूज करने लगे। अब ये एक ट्रेंड बन गया। पहले क्या ट्रेंड था? वाउचर्स लेने का। फिर क्या ट्रेंड बन गया? ये चीज का। अब अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो क्या मुझे एज अ बिजनेस सब कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी? फिर जब जियो आ गया 2016 में, जब जियो आया, जियो के बाद तो पूरी ट्रेंड वापस से चेंज हो गई। इन शॉर्ट, जो रेगुलर चीजें हो रही है और जो ये लॉन्ग पीरियड का ट्रेंड है, 10 साल का, 5 साल का, 20 सालों का, इसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, ये हमको बताता है सेक्युलर ट्रेंड और सिंपल ट्रेंड, या रेगुलर ट्रेंड भी बोलते हैं इसको। मतलब रेगुलर इंटरवल्स पर रेगुलर ये चीजें होने ही वाली है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं सेक्युलर ट्रेंड या फिर सिंपल ट्रेंड। ठीक है, मैं कुछ लिखवा रहा हूं, चाहिए तो साथ में लिख लेना। इंक्रीज और डिक्रीज और स्टेगनेट, मतलब यहां तो कुछ चीज बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है, या स्टेगनेंट है, मतलब उतनी ही है जितनी हमेशा थी, ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ओवर अ लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, वो चीज को ध्यान देना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखवाता हूं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज इन पुणे इन लॉन्ग टर्म। ये रहा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, जिनका हो गया है ठीक है, जिनका नहीं हुआ पॉज कर लो। सीजनल की बात करते हैं। जब भी सीजन चेंज होगा, सीजन मतलब मैं सिर्फ अपने समर विंटर इसकी सीजन नहीं बात कर रहा हूं, हर बिजनेस की एक अलग सीजन होती है, हर एक चीज की एक अलग सीजन होती है, राइट। देखो आपने शायद ही नोटिस किया होगा, अम्ब्रेलास वगैरह सिर्फ रेनी सीजन के टाइम पे ही चलते हैं, या रेनी सीजन से थोड़ा सा कम, राइट। फ्रिज, एसी, एयर, और यू कैन से जहां से भी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, कूलर्स वगैरह हो, जहां से हवा मिलती है हमको, कूलिंग मिलता है हमको, ये समर के टाइम पे ज्यादा यूज होते हैं। सेम थिंग इज विथ विंटर ऑल्सो, हीटर्स वगैरह यूज होते हैं, क्योंकि लोग गर्म पानी से नहाना चाहते हैं तो उनको हीटर लगेगा, बॉयलर लगेगा, ये सब चीजें लगती है, राइट। सो ऐसी चीजें, ये सीजनल है। अभी दिस इज रिलेटिंग टू आवर सीजन्स, बट बिजनेस की भी अलग अलग सीजन्स हो सकती है, राइट। जैसे मैं बात करता हूँ शुगर केन इंडस्ट्री की, एक सीजन है जहां पे आप प्रॉपरली शुगर केन का प्रोसेस चालू कर सकते हो, 12 महीने वो इंडस्ट्री नहीं चलती है। At the same time, there are various different kind of seasons also, which we also know some seasons that we do not know, जो business specific है, industry specific है, right? तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि changes due to rhythmic variations, या rhythmic forces लिख सकते हो आप। You can start writing, rhythmic forces which operate इन अ रेगुलर मैनर और रेगुलर पीरियड। मतलब क्या है? जैसे समर सीजन है तो हर साल समर सीजन आएगी ना, एक साल आई दूसरे साल नहीं आएगी, दूसरे साल रेनी सीजन आ गया, ऐसा तो नहीं होगा, हर साल ये सब सीजन्स आएंगे। तो वी कैन से सिमिलर, और सेम ही बोल सकते हो आप, सिमिलर पैटर्न ईयर आफ्टर ईयर, हर साल के बाद दूसरे साल में सिमिलर पैटर्न होता है। हाँ ऐसा जरूर होता है 10-15 दिनों से चीजें डिले होंगी, चलेगा, बट वो होंगी तो जरूर। तो ये चीजें जो है, दीज कैन बी मंथली ऑल्सो, these can be quarterly also, these things can be on a yearly basis also, or can be on daily basis also. Example, weather conditions, मतलब जैसे मैंने आपको समर विंटर बताया, इसके वजह से this will affect the sales, this will affect the sales। जिनको पहले 2 पॉइंट्स लिखने बाकी अभी तक, फटाफट लिख लो, कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज साइक्लिकल वेरिएशंस पे जाएंगे।
ठीक है। बात करते हैं साइक्लिकल वेरिएशंस की। साइक्लिकल मतलब साइकिल वर्ड को हमें समझना है, चलाने वाली साइकिल नहीं, बिजनेस की साइकिल। हर बिजनेस की, हर इंडस्ट्री की एक साइकिल होती है। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने ऐसे काफी प्रोडक्ट्स देखे होंगे। अगर उसके लिए आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी टाइप का प्रोडक्ट ले सकते हो। हर बिजनेस पहले छोटा होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है। बढ़ने के बाद एक पॉइंट आता है जब वो उसकी सेल स्टेगनेंट रहती है, वो ना बढ़ता है ना घटता है। उसके बाद एक पॉइंट आता है जब वो घटने लगता है, और एक पॉइंट आता है जब वो खत्म हो जाता है, फिर वापस से रिकवरी पर करनी पड़ती है उस चीज की। समझ रहे हो बात को? मतलब यू आर ट्राइंग टू ग्रो योर बिजनेस और अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एट फर्स्ट। अब समझो मैं अगर कैलकुलेटर की बात करता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो एक कैलकुलेटर, एक कंपनी ने कैलकुलेटर बना दिया, ठीक है। दूसरी कंपनी ने और अच्छा कैलकुलेटर बनाया, तीसरी ने और अच्छा कैलकुलेटर बनाया। तो जैसे कंपटीशन परफॉर्म करेगा, वैसे ये जो पहला बंदा है जिसने पहला कैलकुलेटर बनाया था, इसका ग्रोथ कम होने लगेगा, बिकॉज लोग दूसरी तरफ भी जा रहे हैं। फिर एक पॉइंट आएगा जब इसका कैलकुलेटर चलना ही बंद हो जाएगा और ये नेगेटिव में चला जाएगा पूरा, सिर्फ खर्चे हो रहे हैं, प्रॉफिट तो कुछ नहीं हो रहा है, इनकम तो कुछ नहीं आ रही है। फिर ये और सोचेगा और ये कुछ रिकवरी करेगा और नया प्लान लेके आएगा, एक नए टाइप का कैलकुलेटर बनाएगा। इसी को हम बोलते हैं बिजनेस साइकिल। तो ये बिजनेस साइकिल की वजह से जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं बिजनेस में, इसी को हम बोलते हैं साइक्लिकल वेरिएशंस। ठीक है। इससे अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है इसका भी संबंध है, इन दी सेंस कभी हम हमारे लाइफ में भी कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसके हिसाब से हमारा परफॉर्मेंस अफेक्ट करता है चीजों में। समझ रहे हो? एग्जाम आया, उसके टाइम पे आपकी तबियत ठीक नहीं रही, एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। साइक्लिकल वेरिएशंस आते रहते हैं, ये वाले वेरिएशंस। सो अगेन इन अ रेगुलर मैनर, बट दे आर साइक्लिकल। जो आपकी बिजनेस साइकिल, जो आपकी परफॉर्मेंस साइकिल है, उसके आसपास घूमे गई है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल आई कैन से दीज आर नथिंग बट वेरियस फेजेस इन दी बिजनेस। फेजेस कैसे होते हैं? बूम मतलब पहले आप बढ़ते हो, फिर रिसेशन होता है, मतलब चीज़ें घटने लगती है, स्टेगनेंट होती है। फिर वो डिप्रेशन में जाता है, मतलब इंसान डिप्रेशन में नहीं, वो चीज़ डिप्रेशन में जाती है, यानी कि कम होने लगती है। एंड फिर आप रिकवरी करते हो, यानी कि आप कुछ नया लेके आते हो मार्केट में। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू से अप्स एंड डाउन्स इन बिजनेस साइकिल और बिजनेस फेजेस, यू कैन से। ठीक है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट रैंडम और इरेगुलर वेरिएशंस। मतलब ये अनफोर्सीन है। अनफोर्सीन मतलब किसी ने देखा नहीं है, एंड एट द सेम टाइम आई कैन से अनप्रेडिक्टेबल है। यानी कि किसने सोचा नहीं, किसने प्रेडिक्ट नहीं किया कि कोविड आएगा। अचानक से कोविड आ गया और पूरी चीज ऑल ओवर सडन चेंज हो गई। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं इसमें, तो यू कैन टॉक अबाउट कोविड-19, यू कैन टॉक अबाउट अर्थक्वेक। मतलब कुछ कर नहीं सकते ना इन चीजों को। यू कैन टॉक अबाउट वॉर, दो कंट्रीज का वॉर हो गया, राइट। अचानक से होगा, किसको पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा या हो सकता है, या ऐसी कुछ कंडीशंस चल रही है, बट वो हो गया। ठीक है। तो एक वो चीज जो हमने कभी सोचा नहीं कि हो सकता, बट वो भी हो रहा है। तो ऐसी चीजें रैंडम या इरेगुलर वेरिएशंस में आती है, राइट। मैं थोड़ा सा जूम करता हूं इसको, जिसका जो कुछ भी बाकी है फटाफट देख लो। यहाँ पे नीचे वेदर कंडीशंस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। 5 मिनट देता हूँ, फटाफट देख लो। कोई भी चीज बाकी है तो बताओ, इसके बाद हम एक मॉडल स्टडी करेंगे। गाइज जिनका हो गया है हाँ या ना तो बताओ।
ठीक है, चलो। नाउ देर आर टू मॉडल्स, दो अलग अलग मॉडल है जिससे हम ये टाइम सीरीज के जो कंपोनेंट्स है इनको रिलेट कर सकते हैं। दो मॉडल है, एक मॉडल है एडिटिव मॉडल, दूसरा मॉडल है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। एडिटिव मतलब सिंपल जैसे एडिशन हम बोलते हैं वैसा ही एडिटिव मॉडल है। एडिटिव मॉडल ये बोलता है कि जो कंपोनेंट्स है, जो हमने चारों भी वेरिएशंस देखे ना, यहाँ पे सेक्युलर ट्रेंड हो गया या रैंडम मूवमेंट्स जो हो गई, साइक्लिकल वेरिएशंस हो गए, सीजनल वेरिएशंस हो गए, ये सब इंडिपेंडेंट है। मतलब एक चीज का ऑकर होना दूसरी चीज को फर्क नहीं पड़ता, दूसरी चीज को अफेक्ट नहीं करता, इन्फ्लुएंस नहीं करता है, ये मानना है एडिटिव मॉडल का। एंड देयरफॉर यहां पे जो सीरीज का सम होता है, इट इज नथिंग बट द सीरीज इज नथिंग बट टी दैट इज योर, यू कैन से ट्रेंड जो है, प्लस सी दैट इज साइक्लिकल, प्लस एस दैट इज सीजनल, प्लस आई दैट इज इरेगुलर। मतलब चारों भी कंपोनेंट्स के जो वैल्यूज है इनको ऐड कर दो, आपको सीरीज मिल जाएगी। बट मल्टीप्लिकेटिव बोलता है कि नहीं, चारों भी इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट मतलब क्या, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जब मैं एक दूसरे को अफेक्ट इन्फ्लुएंस करने की बात करता हूं, उस टाइम पे मैं ये बता रहा हूं कि एक की अगर वैल्यू आती है तो दूसरे की वैल्यू भी पहले के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड देयरफॉर चारों को भी मल्टीप्लाई करो सीरीज निकालने के लिए। समझ रहे हो बात को? मैं एक बार फिर से समराइज करता हूं। दो टाइप के मॉडल्स हैं, एक है एडिटिव मॉडल, दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। जब मैं एडिटिव मॉडल की बात करता हूं तो एडिटिव मॉडल ये अज्यूम करता है कि जो चारों कंपोनेंट्स है, ट्रेंड, साइक्लिकल, सीजनल और इरेगुलर, जो हमने अभी पढ़ा है इसके पहले, ये चारों भी इंडिपेंडेंट है। मतलब एक अगर होता है तो उसका कोई अफेक्ट दूसरे पे नहीं पड़ता है, एक का इन्फ्लुएंस दूसरे पे नहीं पड़ता है, ये बोलता है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव की बात करूं तो बोलता है नहीं, एक दूसरा तीसरा चौथा ये चारों भी इंटरडिपेंडेंट है, एंड देयरफॉर उसकी सीरीज मिलने के लिए हम चारों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसी चीज को हम लिखते हैं। अगर आपने समझ लिया है तो आप मेरे साथ लिख सकते हो, अगर आपको अभी भी डाउट है तो वेट करो, लेट मी राइट डाउन, मैं लिखाते लिखाते फिर से रिवाइज करवाऊंगा, आप समझ लो पहले, बाद में लिखना, ठीक है। चलो टाइटल देना बेटा, मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज। मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज, दो अलग अलग मॉडल्स में इनको प्रेजेंट किया जाता है। वन इज योर एडिटिव मॉडल, another one is your multiplicative model। यहां हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग दैट ऑल फोर कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट एंड डू नॉट अफेक्ट ईच अदर। और यहां हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, हियर वी आर अज्यूमिंग दैट ऑल फोर कंपोनेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड अफेक्ट ईच अदर। सो हमें जो सीरीज बनानी है, ये अज्यूम करके सीरीज बनानी है कि इन दोनों का जो डिपेंडेंस है, चारों का जो डिपेंडेंस है, ये होने वाला है। वी हैव टू कंसीडर दैट एंड अकॉर्डिंगली फाइंड आउट दी सीरीज। अब अगर मैं मॉडल की सीरीज की बात करूं यहां पे, तो यहां पे जब मैं बोलता हूं सीरीज, यानी कि आपका वाई टी इज टी प्लस सी प्लस एस प्लस आई, और एट द सेम टाइम अगर मैं यहां बात करूं तो इट विल बी टी इंटू सी इंटू एस इंटू आई। सर इसकी मीनिंग क्या है? ये है आपका जो टाइम सीरीज है जो आप निकालने वाले हो। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर ट्रेंड वेरिएशंस, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइक्लिकल वेरिएशंस, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ सीजनल वेरिएशंस, एंड ये जो है ये वैल्यू है इररेगुलर वेरिएशंस की। तो ये चारों की भी वैल्यू यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सम लिया जाता है इन्फ्लुएंसेस का, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट लिया जाएगा आपके इन्फ्लुएंसेस का, या आपके फैक्टर्स का आप बोल सकते हो, आपके कंपोनेंट्स का, राइट। सर एग्जाम में या फिर प्रैक्टिकली बिजनेस में, इकोनॉमी में क्या ज्यादा यूज किया जाता है? ये वाला ज्यादा यूज किया जाता है, बिकॉज प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ये तो बस एक थ्योरी है, हो सकता है ये भी सिचुएशन पॉसिबल हो प्रैक्टिकल ऑल्सो, बट वेरी रेयर। ये सिचुएशन यूजुअली प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए, अगर आप देखोगे तो सीजनल वेरिएशंस में, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल रेनी सीजन है और उसके टाइम पे ही कोविड हो गया, तो क्या कोविड की सिचुएशन रेनी सीजन को अफेक्ट नहीं करेंगी? क्या रेनी सीजन में जो चेंजेस होते हैं बिजनेस में, ये कोविड की वजह से अफेक्ट नहीं करेंगे? दोनों भी करेंगे। तो ये इंटरडिपेंडेंट है, and therefore multiplicative model is the model which is, you can say, which is most frequently used in a business, you can say,
और इन इकोनॉमिक सिचुएशंस। गाइज आई होप आपको दोनों भी मॉडल्स समझे हैं। ये रहे दोनों भी मॉडल्स आपके स्क्रीन पे। जिनका लिखना बाकी है प्लीज लिख लो, कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, गो फॉर इट फास्ट। चीज क्लियर है? चलो, लेट अस मूव ऑन टू टॉक अबाउट some different kinds of methods that we use to study दिस पर्टिकुलर मॉडल। ये देखो हमने ये ट्रेंड देखा था ना यहाँ पे, सेक्युलर ट्रेंड। ये सेक्युलर ट्रेंड सी, ये तो अनइवन है, पता नहीं है, ये भी पता नहीं है, ये भी पता नहीं है, बट ये तो लॉन्ग रन में है, इसको तो हम पता कर सकते हैं कैलकुलेशन के थ्रू। तो हाउ टू स्टडी दीज ट्रेंड्स, ये ट्रेंड्स का मेजरमेंट कैसे होता है, इसके लिए कुछ मेथड्स दिए हुए हैं। इन मेथड्स को हम स्टडी करेंगे और वही बनेगा हमारा प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थियोरेटिकल पार्ट जो मैंने आपको अभी तक बताया बस इतना ही है। अब प्रैक्टिकल पार्ट पे जाते हैं, राइट। जब मैं प्रैक्टिकल पार्ट की बात करता हूं तो हाउ टू स्टडी दीज ट्रेंड्स, ये एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू study these trends, or there are some methods or you can say measures of secular trend. Now when I talk about them, there are four different methods. पहला वाला है ग्राफिकल मेथड और फ्री हैंड कर्व मेथड, पहला वाला। दूसरा मेथड जो है ये है मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। सेमी मतलब हाफ, सेमी एवरेजेस मतलब हाफ एवरेजेस, क्या होता है बताऊंगा। तीसरा वाला है मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस, ये यूजुअली यूज होता है, मतलब एवरेज ऑफ वन ईयर इज डिपेंडेंट ऑन अनदर ईयर। एंड लास्टली मैं बोल सकता हूं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। बाय एनी चांस अगर आपने कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ा हुआ है तो रिग्रेशन में हमने सेम मेथड देखा हुआ है, लिंक रिलेटिव्स मेथड, यहां हम बोल सकते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, राइट। फटाफट नाम लिख लो, कंटिन्यू करते हैं, फॉर्मूला देखते हैं, स्टेप्स देखते हैं और एक्चुअल में ये मेथड क्या बोलता है उसको देखते हैं।
चलो, आई होप यहाँ तक चीज़ क्लियर है। एक एक करके समझते हैं अभी चीज़ों को। पहला मैं बात करना चाहूँगा ग्राफिकल मेथड की। अगर मैं ग्राफिकल मेथड की बात करूँ तो ये कहीं भी हम अभी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी नीड अ प्रॉपर ग्राफ फॉर इट। क्या होता है, एक ग्राफ लेके उस पर प्रॉपर पॉइंट्स मार्क किए जाते हैं कि हाँ, एक साल में ये वाला ट्रेंड था, मतलब एक्स एक्सेस पे इतना था, वाई एक्सेस पे इतना था, दूसरे साल में वो बढ़ गया। तो ऐसे हम प्रॉपर ट्रेंड, मतलब समझो अगर ये ग्राफ है आपका यहाँ पे, तो हम ऐसे मार्क करेंगे यहाँ पे कि ऐसा ऐसा है, और यहाँ पे एक फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करेंगे स्मूथ तरीके से। तो हमको समझ रहा है कि ट्रेंड यहाँ से ऐसे बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वापस बढ़ रहा है, जस्ट लाइक एनी अदर डायग्राम और एनी अदर हिस्टोग्राम, यू कैन से एनी अदर हिस्टोग्राम। आपने शायद ज्योमेट्री में हिस्टोग्राम पढ़ा होगा कि हम इसमें से ऐसे बताते हैं कि ये इतना है, ये इतना है, फिर ये इतना बढ़ गया या इतना कम हो गया। तो ये जो मैंने ड्रॉ की ना बार से, इसी को हम हिस्टोग्राम बोलते हैं, जब ये पूरा चार्ट बन जाता है। तो आप हिस्टोग्राम ये नाम भी लिख सकते हो जो बनता है यहाँ पे। सो इट इज बेसिकली यू आर प्लॉटिंग ग्राफ, प्लॉट ग्राफ एंड ड्रॉ द लाइन और ड्रॉ द कर्व, राइट। इसके एडवांटेजेस क्या है, ये सिंपल है एंड ईजी है, बट अच्छा एट द सेम टाइम विदाउट एनी कैलकुलेशंस, विदाउट कैलकुलेशंस, बट एट द सेम टाइम दिस मे बी नॉट एक्यूरेट। बिकॉज क्या है, आप जब ग्राफ पे ड्रॉ करते हो तो ग्राफ पे हर बारीकी से चीज नहीं दिखाई जाती, सो इट कैन नॉट बी एक्यूरेट एंड मे गिव एरोनियस रिजल्ट्स। एरोनियस रिजल्ट्स मतलब कभी कभी एक गलत रिजल्ट्स भी हमको दे सकता है। एट द सेम टाइम इससे क्या बनता है, हिस्टोग्राम बनाता है ये, राइट। हिस्टोग्राम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो भी आप लिख सकते हो। राइट इट डाउन लेटर, डोंट वरी, अभी सिर्फ ध्यान दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। मतलब आपको जो भी ऑब्जर्वेशंस का सेट दिया गया है, उस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को दो पार्ट में डिवाइड करना है। अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, सपोज 8 है, राइट, तो 4 को अलग निकालो, 4 को अलग निकालो, और ये 4 का एवरेज अलग निकालो, ये 4 का एवरेज अलग निकालो। ये हो गया आपका मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस, राइट। अगर समझो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 7 दिए हुए हैं, तो 1 2 3 इसका एवरेज निकालो, 5 6 7 इसका एवरेज निकालो, फोर्थ जो है, जो मिडिल वन है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, सिर्फ पहले 3 और लास्ट के 3 का एवरेज निकालो। ये हो गया मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। एट द सेम टाइम अगर मैं मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस की बात करूं तो ये एवरेज ऑफ पीरियड होता है। कौन से पीरियड, समझो आपको 10 पीरियड दिए गए हैं, 10 साल दिए गए हैं, 10 डिफरेंट टाइम पीरियड्स आपको अगर दिए गए हैं फॉर एग्जांपल, तो पहला पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, इसका एवरेज निकालोगे। फिर सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, इसका एवरेज निकालोगे। फिर थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, इसका एवरेज निकालोगे। फिर फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, इसका एवरेज निकालोगे। मतलब हर 3 साल का हमने एवरेज निकालना है, हर 3 साल का हमने एवरेज निकालना है, हर 4 साल का हमने एवरेज निकालना है, एज एन हाउ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये मोस्ट प्रोबेबली ये मेथड यूज होता है हर जगह पे प्रैक्टिकली, बिकॉज ये हर ईयर को कंसिडर करता है, और नॉट ओनली एवरी ईयर, इट ऑल्सो कंसिडर्स वन ईयर्स रिलीवेंस और रिलेशन विद द अदर ईयर ऑल्सो। तो जब मैं 1 2 3 निकालूंगा और मैं 2 3 4 भी निकालूंगा, तो ये यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे भी 2 3 है, ये आपस में कनेक्ट होता है। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना। सो दिस इज नथिंग बट मूविंग एवरेजेस, राइट। चलो फटाफट दोनों को लिखते हैं। जब मैं सेमी एवरेजेस की बात करता हूं तो टाइम सीरीज डेटा इज, यू कैन से, डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट्स एवरेज इज कैलकुलेटेड। एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। और एट द सेम टाइम अगर मैं मूविंग एवरेजेस की बात करूं तो यहां पे एवरेज ऑफ पीरियड्स निकालना है, राइट। मतलब आप लिख सकते हो 1 2 3 का एवरेज निकाल दिया आपने, फिर आप 2 3 4 का एवरेज निकालोगे, फिर आप 3 4 5 का एवरेज निकालोगे, फिर आप 4 5 6 का एवरेज निकालोगे, अगर आपके पास 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो, राइट। इतनी चीजें लिख लो पहले, उसके बाद मैं लास्ट मेथड पे जाता हूं।
डन गाइस? जिनका बाकी है डोंट वरी, पहले ये वाला पार्ट भी समझा लेता हूँ, उसके बाद आपको वापस टाइम देता हूँ। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, मतलब हम एक इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सेम तरीके से जो आप रिग्रेशन में करते हो, अगर आपने किया हुआ है ऑलरेडी तो। राइट, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ सेम एज रिग्रेशन। जिन्होंने नहीं किया वो रिग्रेशन करने बाद एक बार इसको वापस देख लेना। सेम एज रिग्रेशन इक्वेशंस, रिग्रेशन में सेम चीज होती है। तो एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स। यहाँ पे आपके दो वेरिएबल्स है, x है और y है। तो आपको जो भी डेटा दिया जाएगा उस डेटा को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपने जो मेथड यूज करना है उसके फॉर्मूला आपको लिखवाता हूँ अभी। आपने समेशन ऑफ y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन ऑफ एक्स प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सर लर्न करना है क्या इसको? नहीं, जरूरत नहीं है। जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल सॉल्व करके देखेंगे ना, ये बायोलॉजिक सब चीजें हो जाएंगी। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे मेंशन करवा के दे रहा हूँ अभी, ठीक है? अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें आपको ये जो a है यहाँ पे और b है ये भी निकालने हैं, तो इनके फॉर्मूलाज भी तो देखने पड़ेंगे। तो अगर मैं a की फॉर्मूला की बात करता हूँ तो सी समेशन ऑफ y इज इक्वल टू एन ए है यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूँ, मतलब अगर मैं b की बात ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ a को कंसिडर करता हूँ, तो क्या यहाँ से मैं बोल सकता हूँ a इज इक्वल टू समेशन ऑफ y अपॉन n। एट द सेम टाइम अगर मुझे b निकालना है, तो समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू b समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये देखो यहाँ से ये आ गया, मतलब मैं ए को भूल जा रहा हूँ सपोज। तो इस केस में भी आपका बी क्या निकलता है? बी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। यू कैन इजीली फॉलो दिस इक्वेशन ऑल्सो। सो ऑल दी फोर मेथड्स आर अपियरिंग ऑन योर स्क्रीन। फोर्थ मेथड जो है इसका फॉर्मूला में कैसे एक्चुअल में चीजें होती है मैं आपको सब समझाऊंगा, डोंट वरी। पहले अपन एक एक करके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है? गाइज अगर हो गया है तो प्लीज बताओ। ओके ओके ओके, बाकी स्टूडेंट्स फटाफट कंप्लीट करो।
ओके गाइस, इफ यू आर डन विद दिस, लेट अस सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। लेट अस सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन अपन सेमी एवरेज मेथड से सॉल्व करते हैं। वी विल यूज सेमी एवरेज मेथड। अरे इसको क्या हो गया? यूजिंग सेमी एवरेज मेथड। आपको ईयर दिया गया है और आपको सेल्स दिया गया है हर साल का। सो दिस इज ईयर 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 एंड 2006। यहाँ पे 100 है, 105 है, 115 है, 110 है, 120 है, 105 है, 115 है। राइट आपको क्या निकालना है यहाँ पे? यू हैव टू फाइंड आउट दी सेमी एवरेज। मेरे को बताओ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? सिर्फ ध्यान दो, सामने लिखना बाद में चाहिए तो ठीक है। कितने हैं? 2000 से लेके 2006 तक है, तो 7 है, ऑड नंबर है, बीच वाला क्या है? ये है, इसको छोड़ दो। ये आपका पहला सेट है, इसका एवरेज निकालो, ये आपका दूसरा सेट है, इसका एवरेज निकालो। ठीक है, तो ये क्या है? 100 प्लस 105 प्लस 115 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ क्या होगा? 120 प्लस 105 प्लस 115 डिवाइडेड बाय 3। कितना आता है ये? इज इट कमिंग टू 320 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 106.67। चेक कर लो एक बार। और यहाँ देखना, इज इट कमिंग टू 340 डिवाइड बाय 3 इज इट कमिंग टू 133.33। बस ये हो गया आपके ट्रेंड्स, या ये हो गया आपके एवरेज। तो एवरेज इतना है और एवरेज इतना है। अगर फाइनल एवरेज निकालना है तो इन दोनों का भी एवरेज ले लो, आपको फाइनल एवरेज मिल जाएगा। बट सेमी एवरेज मेथड यहां तक ही बोलता है। ठीक है, चलो गो फॉर इट, राइट डाउन फास्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। काफी इजी सा था ये। मूविंग एवरेज थोड़ा सा अलग टाइप से है, वो अपन देखेंगे इसके बाद। ठीक है, ये तो इजी था। आ जाओ अभी नेक्स्ट कंसेप्ट को अपन देखते हैं, जो है अपना मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस का एक क्वेश्चन देखते हैं वो कितना इजी है। मूविंग एवरेजेस के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। यूज 3 ईयरली मूविंग एवरेज। मैंने आपको कहा था कि आपको एग्जाम में या क्वेश्चन में या प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपको बताया जाएगा कि कितने ईयर्स का आपको मूविंग एवरेज निकालना है एंड फाइंड आउट दी ट्रेंड। राइट, टू फाइंड ट्रेंड लिख सकते हो आप आगे चाहिए तो, टू फाइंड आउट दी ट्रेंड। आपको क्या दिया हुआ है? मैं डायरेक्ट एक काम करता हूँ, सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, यहीं पे मैं ईयर और वेजेस लिखता हूँ, बिकॉज हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो आपका ईयर है 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। और वेजेस है 1200, 1500, 1400, 1750, 1800, 1700, 1600, 1500 एंड 1750। इतना लिख लो पहले। ये है आपका क्वेश्चन एक्चुअल में।
यस गाइस, अब करना क्या है, आपको ना पहले तो 3 साल का टोटल निकालना पड़ेगा, बिकॉज 3 साल का एवरेज निकालना है, और मूविंग एवरेज मतलब हर तीन साल में एवरेज निकालना है। तो हर 3 साल का एवरेज मतलब ऐसा नहीं 2004, 5 और 6 का निकाल लिया फिर आप 7, 8, 9 का निकालोगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपने क्या करना है 4, 5, 6 फिर 5, 6, 7 फिर 6, 7, 8, मतलब मूविंग चलते चलते हर एक स्टेप, हर एक ईयर के बाद, हर एक पीरियड के बाद आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, तो पहले टोटल निकालेंगे तभी तो हम उसका एवरेज निकाल पाएंगे। और टोटल निकालते हैं तो 3 ईयर मूविंग टोटल, यू कैन से 3 ईयर मूविंग टोटल, और उसके बाद आपका आएगा 3 ईयरली मूविंग एवरेज, उसके बाद आएगा आपका 3 ईयरली मूविंग एवरेज। तो ऐसे दो चीजें हैं। अब 3 साल का टोटल मतलब क्या, पहले साल का टोटल आपको नहीं लेना है, पहला और लास्ट ईयर का टोटल नहीं आएगा, बिकॉज जब मैं पहला साल बोलता हूं यू कैन से 2004, तो इसका मूविंग एवरेज के लिए इसके पहले के साल चाहिए जो हमारे पास नहीं है, तो पहला वाला नहीं आएगा। अब दूसरे में 1, 2, 3 मतलब इन तीनों का टोटल आप यहां लिखोगे, कितना आ रहा है करो जरा, 1200 प्लस 1500 प्लस 1400, इज इट कमिंग टू 4100। अब सेम चीज कंटिन्यू होगी। अब जब मैं 2006 का टोटल लिखूंगा तो मेरा 2005, 6, 7 आएगा, फिर मैं जब मैं 7 का लिखूंगा तो 1 साल पहले का, 1 साल बाद का, 1 साल पहले का, 1 साल बाद का, 1 साल पहले का, 1 साल बाद का, ये फॉलो करना है, राइट। तो जस्ट चेक, अगर मैं 2005, 6 और 7 का टोटल लेता हूं 1500, 1400, 1750, इज इट कमिंग टू 4650। फिर देखना 2005, 6 और 7 का लेके देखो, इज इट कमिंग टू 4950, इज इट कमिंग टू 4950। एक सेकंड, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे ना, ये सेकेंड वाला पॉइंट था 4650, थर्ड में था ये 4950। जस्ट चेक इफ यू आर गेटिंग 5250, सी 5100, फिर 4800 और 4850, लास्ट में फिर से नहीं आएगा। वाई, बिकॉज 11, 12 और 13 चाहिए यहाँ पे लिखने के लिए, 13 तो है नहीं हमारे पास तो 11 और 12 ही है, तो लास्ट वाला नहीं निकलेगा। तो देखो पहला नहीं निकल रहा है क्योंकि 2003 का डेटा नहीं है, लास्ट नहीं निकल रहा क्योंकि 2013 का डेटा नहीं है, तो ये लिमिटेशन है। अब सर इसका एवरेज कैसे, अब 4100 3 साल का टोटल ले लिया हमने, अब इसका एवरेज निकालो और यहाँ लिखो, देखो कितना आ रहा है 4100 डिवाइड बाय 3, इज इट कमिंग टू 1366.67, 1366.67। इन दी सिमिलर मैनर यहाँ पे 1550, यहाँ पे आएगा आपका 1650, यहाँ पे आएगा आपका 1750, यहाँ पे आएगा 1700, यहाँ पे आएगा 1600 और यहाँ पे आएगा 1616.67। एक बार चेक कर लो, देखो ये आ रहा है क्या। तो सर इसका आंसर क्या हुआ, ये 3 ईयर मूविंग एवरेज का ट्रेंड है, मतलब एवरेजली इतना आ रहा है। तो पहले साल का एवरेज, दूसरे साल का, तीसरे साल का, ऐसे करके पूरा एवरेज आ रहा है। ये फटाफट से देख लो, गो फॉर इट फास्ट। चीज क्लियर है बेटा, क्या करना है एग्जैक्टली, इज इट क्लियर और नो? यस, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस गो थ्रू वन मोर क्वेश्चन।
ये थोड़ा सा अलग टाइप का होगा बिकॉज हम यहाँ पे इवन नंबर लेंगे। वहां पे हमने 3 ईयर का मूविंग एवरेज देखा, यहाँ हम 4 ईयर का मूविंग एवरेज देखेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट 4 ईयरली मूविंग एवरेज। डेटा है आपके पास ईयर एंड वेजेस। आप ट्राई करोगे हाँ, पहले फिर मैं दिखाऊंगा। 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 11 एंड 12। 1150, 1250, 1320, 1400, 1300, 1320, 1500 एंड 1700। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कोशिश करो, रॉन्ग आए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करो बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट यू हैव सीन। यस गाइस, कुछ जम रहा है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, आओ दिखते हैं। पहले तो आपको टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा ईयर, यहाँ पे आपके आ जाएंगे वेजेस। सो ईयर इज 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 10, 11 और 12। क्या वेजेस हैं यहाँ पे? 1150, 1250, 1320, 1400, 1300, 1320, 1500
और 1700। ठीक है, अब हमें इसके आगे 3 कॉलम्स लगेंगे। ध्यान देना, बाद में लिखना, पहले समझो क्या क्या लगने वाला है। 4 ईयर्स है तो 4 ईयर का, 3 ईयर में हमने क्या किया था, 3 साल का टोटल और फिर 3 साल डिवाइड करके उसका एवरेज निकाला था। तो यहाँ पे भी आपको 4 साल का टोटल लेना पड़ेगा, बट इसमें एक स्टेप चेंज हो जाएगी, दैट इज सेंटर्ड मूविंग एवरेज। सेंटर्ड मूविंग एड्रेस क्या होता है बताता हूं, देखते हैं। पहले आपको एक कॉलम बनाओ और डालो 4 ईयर या 4 ईयरली मूविंग टोटल। 4 ईयरली मूविंग टोटल क्या करोगे इसमें आप, पहले 2 साल, अभी देखो यहाँ पे 4 साल है तो पहले 2 सालों का नहीं कैलकुलेट होगा और लास्ट के 2 सालों का कैलकुलेट नहीं होगा। वाई सर, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज जब आप 1150 लोगे तो इसके पहले के 2 साल लेने पड़ेंगे ना, है क्या अपने पास? नहीं है, राइट तो आप एक काम करो, 1150 प्लस 1250 प्लस 1320 प्लस 1400 कितना आता है? 5120 आता है। मतलब ये पहले चारों का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5120। आप कहीं तो भी इसके बीच में लिख दो, यहाँ पे कहीं तो भी इसके बीच में लिख दो 5120। मतलब सिंपल चीज अगर मैं बोलूं तो इसके पहले के 2 साल, इसके बाद के 2 साल, तो पहले यहाँ पे आएगा ही नहीं कुछ भी। अब उसके आगे क्या करोगे, अब नेक्स्ट 1250 1320 1400 1300 और ये आप लिख दोगे यहाँ पे 2007 और 8 के बीच में, फिर 8 और 9 के बीच में लिख दोगे उसके आगे का, फिर 9 और 10 के बीच में लिख दोगे और फिर आप लिखोगे 10 और 11 के बीच में, यहाँ पे लास्ट में अगेन नहीं आएगा। ठीक है, चलो टोटल लेना स्टार्ट करो, 1150 1250 1320 1400 5120 लिख दिया है। अब 1250 1320 1400 और 1300 कितना आता है? इज इट कमिंग टू 5270? जस्ट चेक गाइस। उसके बाद नेक्स्ट वाला दिखना 1320 प्लस 1400 प्लस 1300 1320 कितना आता है? 5340 आता है क्या? चेक करो। मतलब जहां आप लिख रहे हो ना उसके पहले के 2 साल, उसके बाद के 2 साल, जब इवन में था, जब इवन वी कैन से जब इवन नंबर में यहाँ पे होता है तो आपने दोनों सालों के बीच में लेना, बिकॉज 2 साल पहले 2 साल बाद में, तब तो 4 का होगा। जब 3 का हो रहा था तो हमने 1 साल पहले 1 साल बाद में किया, तो 2006 के सामने हमने लिखा था उस टाइम पे। याद आ रही है क्या चीज? राइट तो ये डिफरेंस है मेजर, जो शायद आपको नहीं जमा होगा, खुद से करना है। राइट है, नेक्स्ट 5340 के बाद कितना आ रहा है? 5520 आ रहा है क्या? चेक करो। और उसके बाद 5820 आ रहा है क्या? मैं वेट करता हूं, कंप्लीट कर लो, ये चेक कर लो बराबर आ रहा है क्या। इसके बाद और 2 यू कैन से अपने को कॉलम्स क्रिएट करने हैं, फिर हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब जो मैं आपको बोल रहा था सेंटर्ड एवरेज वो निकालना है। अब हम क्या करेंगे, सी इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि ये सब चीजों को कन्वर्ट कर दो, 4 साल का एवरेज निकालो, ये सेम ही चीज आने वाली, बिकॉज 4 साल का एवरेज है। तो जब यहाँ पे इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आते हैं तो हम एक काम करेंगे, हम इसको 2 ईयर एवरेज में कन्वर्ट करेंगे, 2 ईयर टोटल, जिसको हम बोलते हैं सेंटर्ड टोटल या सेंटर्ड एवरेज ऑल्सो। मतलब हमने इसको सेंटर कर दिया, जो 4 है उसको 2 में कन्वर्ट कर दिया, समझ रहे हो। तो 5120 और 5270 दोनों को ऐड करो, 5120 प्लस 5270 कितना आ रहा है? 10390, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका। फिर 5270 प्लस 5340 ले लो, कितना आ रहा है? 10610, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर 5340
270 प्लस 5340 हो गया ना अपना। फिर 5340 प्लस 5520 कर लो, कितना आएगा? 10860 आ रहा है। और लास्ट करो 5520 प्लस 5820, कितना आ रहा है? 11340। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं सेंटर करना, या फिर सेंटर्ड मूविंग एवरेज बोलते हैं इसको। एंड लास्टली अभी क्या करना है आपको? नाउ यू हैव टू टेक 4 ईयर टोटल एवरेज, 4 ईयर मूविंग एवरेज यू कैन से। सर ये क्या करेंगे अब, इसमें कैसे करेंगे? इसमें कितने ऐड कर दिया आपने? पहले 4 ऐड करके इसमें डाले थे, फिर इन दोनों को ऐड करके इसमें डाला, मतलब आपने 4 ऐड किए हैं। तो 10390 को डिवाइड बाय क्या करोगे? डिवाइड बाय 8 करोगे। 8 कैसे? ये 4 जो यहाँ पे डाले और फिर यहाँ के 2 यहाँ पे डाले हुए हैं, या फिर सिंपल वे में आपका एन कितना है? एन कितना है? 8 है। 8 पीरियड से उसको डिवाइड कर दो, तो 8 पीरियड का इसके सेंटर के हिसाब से ये आपको एवरेज दे देगा। सो 10390 डिवाइड बाय 8 करो, देखो कितना आ रहा है? इज इट कमिंग टू 1298.75? 8 कैसे है मैं बता रहा हूं आपको, पीरियड है, या फिर ये 4 लेके 2 बनाए और फिर 2 को इसमें डाले, तो 4 इंटू 2 8 इसमें है, इसमें 8 है, तो 8 से डिवाइड करोगे तभी आपको 4 ईयरली एवरेज आएगा। ठीक है, सेम थिंग विद 10610 डिवाइड बाय 8 कर लो, कितना आता है? इज इट कमिंग टू 1326.25? फिर 10860 डिवाइड बाय 8 कर लो, कितना आता है? देखो 1357.50 आता है क्या? और लास्ट वाला 11340 डिवाइड बाय 8 कर लो, 1417.50। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं जिनको नहीं समझा है, हमको जब इवन नंबर में लेना है, जब सेंटर्ड एवरेज भी हम यहाँ पे निकालते हैं, तो ये सेंटर्ड एवरेज क्यों आएगा? बिकॉज हम 4 को 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम 2005 और 6 नहीं निकाल सकते बिकॉज इसके ऊपर का डेटा नहीं है, राइट? 6 का निकाल सकते हैं क्या? जी हाँ। 7 का निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? बिकॉज 7 के पहले 2 है और 7 और 8 इंक्लूड करके 2 है, तो 6 और 7 के बीच का एवरेज हमने निकाल दिया, राइट? फिर यहाँ के इन दोनों को ऐड करके 2 ईयर सेंटर, यहाँ इन दोनों को ऐड कर दिया 2 ईयर सेंटर, यहाँ इन दोनों को ऐड कर लिया 2 ईयर सेंटर, यहाँ इन दोनों को ऐड कर लिया 2 ईयर सेंटर टोटल। इसको डिवाइड बाय 8 किया। वाई 8? पीरियड्स भी 8 है और सब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 4 को 2 में और 2 को 2 मिला के फिर यहाँ पे डाला हुआ है, मतलब इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, और इन दोनों को मिला के एक बनाया हुआ है। तो 4 + 4 8, इसमें 8 टोटल डेटा दिए गए हैं, तो इसको डिवाइड बाय 8 करोगे तभी एवरेज मिलेगा। ठीक है, फटाफट से पूरी चीज देख लो। कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इजी वाला दिखाता हूं आपको, अभी वापस ऑड ऑब्जर्वेशन पे देखेंगे, इजी में फटाफट हो जाएगा। गाइस डन? कोई नहीं, कर लो आराम से।
गाइस डन? ओके, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, देन विल गो ऑन टू द नेक्स्ट मेथड। कंप्यूट 5 ईयरली मूविंग एवरेज, और आपके पास डेटा दिया हुआ है, ये ईयर है और वैल्यू है। ईयर इज 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। 123, 140, 110, 98, 104, 133, 95, 105, 150 और 135। एकदम बेसिक वे जो हमने किया था 3 ईयरली के लिए, सेम रेफर करो और ट्राई करो। गो फॉर इट फास्ट। अब देखो, पहले 2 साल चले जाएंगे बिकॉज 5 साल है, तो हम 5 साल मतलब इसके ऊपर के 2 साल और इसके नीचे के 2 साल, ये सब काउंट करेंगे। कितना हो जाएगा देखो, 123 प्लस 140 प्लस 110 प्लस 98 प्लस 104, इज इट कमिंग टू 575। सेम थिंग विल हैपन फॉर ऑनवर्ड्स, और लास्ट भी कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा, बिकॉज इसके पहले के 2 है और इसके बाद के 2 है, इसके बाद कोई भी नहीं है, तो ये लास्ट आएगा। ये शायद 618 आ रहा है, चेक कर लेना एक बार। अब क्या करना है इसके बाद, अब 5 ईयर मूविंग एवरेज जब मैं निकालूंगा तो 575 डिवाइड बाय कितना करूंगे, डिवाइड बाय 5 करोगे। वाई 5, बिकॉज 5 ईयर का एवरेज निकालना है आपको, राइट। और इसमें कितने ऑब्जर्वेशन आए हुए हैं, 5 ऑब्जर्वेशन आए हैं, तो 115, 117, 108, 107, 117.4 और 123.6। देख लो आपके आंसर्स मैच हो रहे हैं क्या। गो फॉर इट फास्ट।
चीज़ें क्लियर है बेटा, हाँ या ना? अब हमने एक लीस्ट स्क्वायर्स मेथड पढ़ा था, लीस्ट स्क्वायर्स मेथड के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है? आ जाओ, लीस्ट स्क्वायर्स मेथड पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर मैं लेक्चर को एंड करता हूँ, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन तो भी सॉल्व करते हैं अच्छे से। योर क्वेश्चन इज, आपका क्वेश्चन है कि आपको 2010 तक की चीज़ें दी हुई है, आपको 2012 का क्या निकालना है, आपको 2012 का निकालना है सेल एस्टीमेट, ठीक है? क्वेश्चन फटाफट लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। सर कैसे करेंगे बताऊंगा ना, वही तो देखेंगे अपन। ओके चलो, लेट अस चेक हाउ इट गोज, ठीक है? फटाफट चेक करता है कैसे होती है ये चीज़। ध्यान देना, मैं यहाँ पे लीस्ट स्क्वायर्स मेथड के लिए एक टेबल बनाऊंगा, हमें ईयर निकालना है और फिर सेल्स निकालना है, राइट? ईयर क्या है, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, कितना है, 70 है, 80 है, 96 था, 100, 95 एंड 114। मुझे बताओ अगर मैं इसको y अज्यूम करता हूँ, y क्यों सर? बिकॉज जो हमारा ईयर है इसको हम x अज्यूम करेंगे, राइट? इसको हम y अज्यूम करेंगे, तो अगर मैं समेशन ऑफ y बोलता हूँ कितना आता है ये, इज इट कमिंग टू 555? जस्ट चेक। तो सर समेशन ऑफ x ले लूँ क्या? नहीं ना, वो तो ईयर है ना, उसको कन्वर्ट करनी पड़ेंगी चीज़ें। तो हमें क्या करना है, हमें एक मिडिल पॉइंट लेना है, ये मिडिल पॉइंट हो गया 2007 और 8 के बीच में हमारा मिडिल पॉइंट है, मतलब 2007 और 6 महीने, सो आई कैन से 2007.5 से लेके। तो आपको क्या करना है, डेविएशंस फ्रॉम 2007.5 यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, और ये डेसिमल में आएगा। क्यों डेसिमल में आएगा? बिकॉज 0.5 से लेके हम कर रहे हैं, तो ये डेसिमल में आएगा। इसको प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, और ये बनेगा आपका फाइनल x। फिर आप एक्स स्क्वायर निकालोगे और फिर ऑफ एक्स वाई निकालोगे। ये सब चीज़ें हमें आगे के कैलकुलेशंस के लिए लगेंगी, ठीक है? चलो ध्यान देना, अभी मुझे बताओ 2005 से 2007.5 कितना डिफरेंस है? कहना है इसे -2.5 और इंटू 2 कर दिया तो -5 आ जाएगा। यहाँ पे कहना है इसे -1.5, यहाँ कहना है इसे -0.5, यहाँ कहना है इसे +0.5। 2007.5 से लेके 2008.5 6 महीने दूर है। फिर यहाँ कहना है इसे +1.5, कहना है इसे +2.5, राइट? इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, -3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, +1, +3, +5। चेक कर लो यहाँ तक आ रहा है क्या? अब सिंस आपको x मिल गया, x का स्क्वायर निकालना है, -5 का स्क्वायर 25, 9, 1, 1, 9, 25। समेशन ले लो, समेशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 50, 50 और 10, 10, 70 आएगा। यहाँ देखो x और y को मल्टीप्लाई करो, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। इज इट कमिंग टू -350? इज इट कमिंग टू -240? इज इट कमिंग टू -96? इज इट कमिंग टू 100? यहाँ पे 9 × 95 जरा 285 हो जाएगा ये, राइट?
और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, नहीं कितना 2010 में कितना आएगा देखो 570 आ रहा है क्या। टोटल ले लो, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू, इज इट कमिंग टू 269। टेबल चेक करो, टेबल बना पा रहे हो क्या इतनी, जस्ट गो फॉर इट, चेकआउट फास्ट। समझा है क्या करना है। इसके बाद सिर्फ हम अभी उसको यू कैन से फॉर्मूला में डालने वाले हैं। चलो, जो यहाँ तक पहुंच चुके हैं आगे ध्यान देना। अब हम क्या करेंगे, वी विल राइट डाउन दी फॉर्मूलाज। देखो n इज इक्वल टू 6 आ गया, पहले हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा कि दोनों का रिलेशन क्या है, x और y का रिलेशन क्या, कितना डेविएट हो रहा है। राइट, मुझे 2012 फाइंड आउट करना है, तो 2012 के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, विल इट बी कैन आई से, यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ तो ये ठीक है, यहाँ पे अगर लेता हूँ मैं तो ये +9 हो जाएगा। सी 2011 बीच में है, 2011 के लिए +7 हो जाएगा, +3.5, ये +4.5 यानी कि +9 हो जाएगा। ठीक है, सो +9 हमारा रहने वाला है आगे जाके, यू कैन से x, आपका जो x होगा ये हो जाएगा आपका +9 आगे जाके। ठीक है, अब आपको इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो मुझे यहाँ पे ये a भी चाहिए और मुझे b भी चाहिए। हमने a का भी फॉर्मूला देखा है, b का भी फॉर्मूला लिखा है। पीछे जाना, देखो समेशन ऑफ y अपॉन n है क्या, यस समेशन ऑफ y कितना है, इज इट 555 अपॉन n कितना है, n इज 6, इज इट कमिंग टू 92.5, चेक कर लो। और अगर मैं इसकी बात करूं समेशन ऑफ b के लिए, तो b हमने देखा हुआ है समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, कैन आई से इट इज 269 अपॉन 70, इज इट कमिंग टू 3.84। चेक कर लो, देखो क्या किया मैंने, ये इक्वेशन है मेरा, इस इक्वेशन के सिवाय मेरा आंसर आ नहीं सकता। x मुझे पता है तो x तो आ गया, ए और बी कहाँ से आएंगे, तो ए का फॉर्मूला हमने देखा है, बी का फॉर्मूला हमने देखा है, फॉर्मूला में वैल्यूज डालो, वैल्यूज तुमने निकाली हुई है, ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई। अब इक्वेशन बनाओ। अब ये जो इक्वेशन है तुम्हारा, इसी इक्वेशन को हम लेंगे यहाँ पे, राइट, y इज इक्वल टू ए कितना है 92.5 प्लस बी कितना है 3.84 इंटू एक्स कितना है 9, इज इट कमिंग टू 126.59। चेक कर लो, ये है तुम्हारा 2012 का वैल्यू।
यस गाइस, चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? ठीक है, चलो मैं यहाँ पे सेशन को स्टॉप करता हूँ। इस सब्जेक्ट के रिलेटेड या इस टॉपिक के रिलेटेड, टाइम सीरीज के रिलेटेड एक और लेक्चर मैं अपलोड करूंगा। एक और लेक्चर आपके इस पे आ जाएगा, वो रिकॉर्डिंग्स में आप एक बार देख लेना। इसमें और एक टाइप का क्वेश्चन है जो अपना रहा हुआ है वो करेंगे, और इसके थ्योरी क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो मॉड्यूल में दिए हुए हैं उनको उसमें सॉल्व करेंगे। करीबन 1 घंटे तक वो सॉल्यूशंस प्रैक्टिस जाएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आई होप आपने सब समझा है जो भी हमने डिस्कस किया है आज।